आज हमारे टीजीवी हिंदी वर्चुअल स्टूडियो में मेरे साथ जुड़ी हुआ है कविता पांड्यम जी, रेनोन्ड साइकोलॉजिस्ट एंड रिलेशनशिप कोच। आज को डिपेंडेंसी रिलेशनशिप्स के बारे में कन्वर्सेशन शुरू करने के पहले अपनी मेहमान कविता जी के दिमाग में कुछ कुछ गुदगुदी करेंगे। कविता जी, मैं एक यादृच्छिक शब्द का उल्लेख करूंगा और आपके दिमाग में जो आता है उसे साझा करना चाहिए विदाउट थिंकिंग मच। आप रेडी है क्या? बिल्कुल। ठीक है। पहला शब्द है कि रिलेशनशिप। नाजुक। और सपना। हसीन। मुस्कुराहट। कोमल। किताब। ज्ञान। पैसे। प्यार। जानवर। जानवर इस करुणा। करुणा। खाना, फूड। पौष्टिकता। पौष्टिकता, ओके। और मूवी, सिनेमा। मैसेज। मैसेज। और आखिरी वाला, खुशी। बहुत ही जरूरी। सही है। ये रैपिड फायर, पहले रैपिड फायर राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत धन्यवाद। बहुत क्रिस्प आंसर्स था। मैं भी वही क्रिस्प रिस्पॉन्सेस चाहता हूँ। आप अच्छी तरह से आंसर किए और धन्यवाद। और मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ। द गाइडिंग वॉइस हिंदी हम्म। में आप सभी का स्वागत है। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए। मैं हूँ नवीन समला, द गाइडिंग वॉइस प्लेटफॉर्म का व्यवस्थापक और मेजबान, द फाउंडर एंड चीफ होस्ट। और हम टीजीवी हिंदी के माध्यम से भी इस दुनिया को कुछ बेहतर बनाना चाहते हैं और हम महत्वपूर्ण बातें करते हैं जिसे कि आपके जीवन और करियर को कुछ बेहतर बना सके। और कविता जी, टीजीवी में आपका स्वागत है। हमारे इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिस इज मच अवेटेड वन, बट फाइनली हम इधर है आज कॉन्वर्सेशन करने वाले बहुत सारा बिल्कुल। इम्पोर्टेंट टॉपिक, कोडिपेंडेंसी रिलेशनशिप के बारे में। और हार्टी वेलकम टू द गाइडिंग वॉइस। नवीन जी, आपके इस प्रस्ताव को सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। ये जो चर्चा है, ये पूरे विश्व का सबसे प्रमुख चर्चा है, कोडिपेंडेंसी। और बहुत लोग इससे बहुत तकलीफ में हैं, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो उनका व्यापार हो, चाहे जॉब हो, किसी भी एरिया, चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो। तो ये चर्चा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आपका ये प्रस्ताव, जो कोलैबोरेशन है, ये इस टॉपिक को लेके आने का, मुझे बहुत खुशी है कि मैं उसमें आपके साथ मौजूद हूँ। धन्यवाद। हम्म। धन्यवाद कविता जी। और शुरू करते हैं अपने जीवन और करियर से। आपका ब्रीफ एलिवेटर पिच यानी इंट्रोडक्शन हमारे ऑडियंस के साथ शेयर कीजिए। आपका करियर कैसा इवॉल्व हुआ? मेरा नाम कविता पानियम है और मैं एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ। और साइकोलॉजिस्ट बनने के पीछे ज़रूर एक कहानी है, और कहानी ही हमारे व्यूअर्स को छूती है। तो आइए सुनते हैं वो क्या कहानी है जिसकी वजह से मैं आपके सामने इस वक़्त हूँ। तो हमारे टाइम में सिर्फ़ 2 ही स्ट्रीम्स हुआ करते थे, इंजीनियरिंग और मेडिकल। साइकोलॉजी कुछ कहीं पे किसी भी क्षेत्र में था ही नहीं। तो साइकोलॉजी लेना जो था वो बहुत ही अपमानित था। जैसे कि अगर आप साइकोलॉजी बोलेंगे तो लोग जैसे कि कुछ कर ही नहीं रहे हैं वैसे देखते थे। तो साइकोलॉजी मैंने क्यों लिया, मैं आपको बताती हूँ। बचपन से मैं एक बहुत क्यूरियस लड़की रही। मैं जानना चाहती थी कि लोग अलग क्यों हैं? कुछ लोग खुश रहते हैं, कुछ लोग गुस्सा रहते हैं, कुछ लोग अच्छे से बात करते हैं, कुछ लोग बहुत ही करेले जैसे रहते हैं, और कुछ लोग गुलाब जामुन जैसे रहते हैं। इसका क्या कारण? क्यों वो आंटी अपने बच्चे को इतना मारती थी और वो अंकल अपने बच्चे को सब कुछ खरीद के देते थे? क्या कारण है कि लोग अलग थे? इसके लिए मैं बहुत ही क्यूरियस थी, और इसी वजह से मैंने जब अपना 12th खत्म किया, हम्म। तो मैंने साइकोलॉजी चुना। उसमें पहले मैंने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन किया, और अब मेटाफिज़िकल हीलिंग में मैं अपना पीएचडी भी कर रही। तो वो मैं कर रही हूँ एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से। और ये कोर्स जो मैं कर रही हूँ, ये आई वुड से साइकोलॉजी से 1000 गुना ज़्यादा है, अच्छा। जो वहाँ का जो इन्फॉर्मेशन और ट्रांसफॉर्मेशन है। हम्म। तो ये कारण था कि मैंने साइकोलॉजी चुना, लेकिन मेरा रास्ता इतना आसान नहीं था। जहाँ भी जाते थे, "बेटा आप क्या कर रहे हो?" "साइकोलॉजी।" ओह! लोग ओह! बोलते जैसे कि कुछ नहीं कर रहे हैं। तो बहुत ही बुरा लगता था, लेकिन मुझे मालूम था कि ये मेरा पैशन है, कि मुझे ये पता लगाना था कि लोग इतने अलग क्यों हैं? सब लोग एक जैसे क्यों नहीं? सही। सबका ये टेम्परामेंट, पर्सनैलिटी अलग क्यों है? इसलिए मैंने ये चुना। और प्रोफेशनली क्वालिफिकेशन कॉलेज से आने के बाद हमारे पास जैसे इतने सारे हॉस्पिटल्स हैं, इतने सारे सेंटर्स हैं। उस वक़्त एक ही था, इनसाइट काउंसलिंग सेंटर हैदराबाद में और रोशनी काउंसलिंग सेंटर, दोनों वॉलंटरी सिस्टम पे चलते थे। तो हमारे पास इंटर्नशिप्स ऐसा कुछ सिस्टम था ही नहीं। तो सब कुछ हमें अपने एक्सपीरियंस से ही सीखना पड़ा।
अच्छा। पहले कुछ साल पूरे लर्निंग थे, क्योंकि एट द एज ऑफ 25, अब अगर आप बाहर आते हैं और आपके पास एक 35 ईयर ओल्ड पर्सन बैठे हैं अपने प्रॉब्लम को लेके, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, और आपकी शादी नहीं हुई है, तो थोड़ा घबराहट होता है कि जिसकी शादी नहीं हुई वो उनको क्या सलाह देंगे। तो पहले कुछ साल इतना डर लगता था कि जो बुजुर्ग लोग हैं वो आके बैठते थे। अच्छा। देन कुछ लोग जो ऐसे काम कर रहे हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले, वो आके बैठते थे, और तब लगता था कि जो कर रहे हैं गलत है, तो उनको क्या बोलना चाहिए या नहीं। तो बहुत ही रोमांचक रहा है ये सफर। और आज 24 इयर्स, 24 साल के बाद जब मैं यहाँ बैठी हूँ, तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो जिसने मेरी ज़िंदगी बनाई है, मुझे जहाँ पहुँचाया, जहाँ जहाँ मैं आज हूँ, ये मेरा पैशन है, नॉट जस्ट अ प्रोफेशन। हुँ, सो हुँ। ये मेरा पैशन भी है, मेरा प्रोफेशन भी है, और कोडिपेंडेंसी के बारे में ज़रूर हम अगले सवाल में बात करेंगे, लेकिन सही है। ये मेरा सफ़र रहा है, हुँ, हुँ। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ। आई एम वेरी फुलफिल्ड एंड कंटेंट। हुँ। लगभग 20 साल से अधिक टाइम से आप कर रहे हो एक प्रोफ़ेशन, और आपके इस सफ़र में ऐसे कौन से 3 चीज़ है जिसके वजह से आप आज इधर तक पहुँच सके? ये बहुत ही अच्छा सवाल है नवीन जी, लेकिन आई थिंक हर इंसान के लाइफ में ऐसा कोई मोड़ आता है, जब उनका प्रोफेशन जो है, वो उनका पैशन बन जाता है। तो मेरे लाइफ में पहला था कि मेरे जो भाई हैं, मेरे अकेले सिबलिंग रहे हैं, आर्मी ऑफिसर थे, हुँ। उनका देहांत 1996 में हो गया था, कारगिल के 2 साल पहले, ही पास्ड अवे, एंड ही वाज़ माय ओनली सिबलिंग। तो वो सदमा जो है मैं बर्दाश्त नहीं कर सकी। तभी मैं अपने फाइनल ईयर में थी मास्टर्स में, और अक्टूबर में वो चल बसे, और मार्च में मेरा एग्ज़ाम था, और हुँ। स्टिल मैंने बहुत ही अच्छे से डिस्टिंक्शन में पास किया है। मैं कई साल तक उस सदमे से बाहर आ नहीं पाई। तो मुझे लगता था कि इतना आई मीन ग्रीफ का पीरियड हम 2 साल देते हैं, लेकिन मेरा हर साल इट वाज़ इंक्रीजिंग। तो तब मुझे लगा था कि शायद कुछ ऐसा है जिसकी वज़ह से मैं इससे बाहर नहीं आ पा रही। तो उसके बाद मुझे समझ में आया कि ये क्यों हो रहा है, और आई बिल्ट अप रेज़िलियंस। रेज़िलियंस इज़ लाइक आपके साथ कुछ भी हो जाए, हुँ। अगले दिन 2 दिन आप रेस्ट लेंगे, लेकिन तीसरे दिन आप अपने पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ में दोबारा हाज़िरी दे देते हो। चाहे कुछ भी हो, नो मैटर व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, आप अपने लाइफ में फिर से शामिल हो जाते हैं। हुँ। द एबिलिटी कि कितने बार भी आप 4 बार गिरेंगे, लेकिन एक बार जो आप उठते हैं, वो 10 बार के बराबर है। तो दैट रेज़िलियंस एक होगा। दूसरा है, मेरे पास एक विज़न है कि जितने भी लोग जो सदमे में हैं, हादसे में हैं, डिप्रेशन में हैं, फैमिली इश्यूज़ हैं, डिसफंक्शनल ट्रेट्स हैं, इन लोगों की मैं मदद करना चाहती हूँ। इन लोगों को मैं एक सही राह दिखाना चाहती हूँ, जो मेरे पर्सनल लाइफ में हुआ, चाहे वो ग्रीफ हो, डेथ हो, चाहे वो कोडिपेंडेंसी हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो मेरा विज़न है। और इस विज़न के वजह से आई वुड से ये मेरा जो प्रोफ़ेशन है, ये मेरा पैशन भी बन गया। तीसरा ये है कि जैसे मैं केसेज़ देखती हूँ रोज़, जो मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं, उसके बाद एक ये लोगों की स्टोरीज़ जो मैं सुनती हूँ, हुँ, इन हुँ। स्टोरीज़ को लोगों के पास लेकर आके एक ये आशा देना कि आपके साथ न जाने जो भी हो रहा हो, वो उससे आप बाहर आ सकते हैं। एक होप देना लोगों को कि नो मैटर व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, आपके साथ जो भी हो रहा हो, कितना भी संगीन हो, कितना भी रंगीन हो, आप उससे डेफिनिटली बाहर आ सकते हैं। ये एक आशा मैं लोगों को देना चाहती हूँ। हुँ, हुँ। नाइस। बहुत अच्छा लगा। आप जो भी आशा कर रहे हो, होप इंस्टिल करना, वो तो बहुत बड़ी बात है। उसका ज़िंदगी पूरा बदल जाता है, क्योंकि उन लोग जो भी डिप्रेशन में है, उसको अगर हम होप दिए तो उनका ज़िंदगी एक यू टर्न ले जाएगा और उन लोग बहुत आगे बढ़ते हैं। और कविता जी, आप इंडिया का पहले सह-निर्भरता पुनर्प्राप्ति सलाहकार, मतलब कोडिपेंडेंसी रिकवरी मेंटर के रूप में जी, आपके बिल्कुल। रिश्ते के इस विशिष्ट क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किसने प्रेरित किया? व्हाट इंस्पायर्ड यू टू फोकस ऑन दिस रिलेशनशिप्स एरिया? बहुत ही अच्छा सवाल है आपका नवीन जी। तो यहाँ मैं अपनी एक पर्सनल स्टोरी शेयर करना चाहूँगी। ज़िंदगी ज़िंदगी कहानियों से ही बनती है। सबको सही है। कहानी पसंद है। हुँ। तो आइए देखते हैं कि कोडिपेंडेंसी मैंने क्यों चुना अपने निश के लिए, या फिर अपना जो क्षेत्र है काम करने का, उसको मैं नैरो डाउन किया। तो कुछ सालों पहले, करीबन 15 साल पहले, मैं हर तरह के केस देखती थी। हर उम्र के लोगों को देखती थी। लेकिन वो जो एक सैटिस्फैक्शन होता है, हुँ, हुँ।
वो नहीं मिल रहा था। फॉर एग्जाम्पल मेडिकल फील्ड में ऑर्थोपेडिक्स हो गया, पीडियाट्रिशियन हो गया, गायनाकोलॉजिस्ट हो गया, इनका पूरा डिमार्केटेड है। लेकिन मेंटल हेल्थ में अगर आप काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हैं, तो इट्स अ वेरी, आप एक ब्रॉड रेंज में ऑपरेट कर रहे हैं। तो मुझे हुँ, लगा कि कहीं मुझे अपना स्पेशलिटी लेकर आना चाहिए। तो उसकी छानबीन में मैं लगी। हुँ, फिर हुँ, मैंने हुँ, अपनी लाइफ को अपने सामने रखा अच्छा, और देखा कि हुँ, कोडिपेंडेंसी मेरे में बचपन से मौजूद थी। तो कोडिपेंडेंसी क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। तो मुझे ऐसा ऐसा लगा कि जब भी मैं स्कूल जाती थी बचपन से, करीबन प्राइमरी स्कूल से, मुझे अपने तरह के लोग मिलते नहीं। हुँ, कुछ लोग बहुत फास्ट थे, कुछ लोग बहुत स्लो थे, कुछ लोग बातूनी थे, कुछ लोग चुप थे। तो मुझे मेरी तरह के लोग कहीं मिलते नहीं थे। तो एक तरह का अकेलापन, दोस्त बना ना पाना जल्दी, और दोस्त बनने से उसमें ठहराव नहीं रहता। तो रिश्ते, फिर दोस्तें, जो फ्रेंडशिप टूट जाती। तो एक तरह का अकेलापन रहता था, लोनलीनेस, कि दोस्त बनते हैं तो मुश्किल से, लेकिन बनने के बाद वो रहते नहीं। फिर जब वो चले जाते थे, तो फिर उससे बाहर आना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था। अच्छा, दोस्तों को अपनी लाइफ से जाता हुआ मैं नहीं देख पाती थी। फिर उनको रखने के लिए मैं उनकी मदद करती थी। हुँ, हुँ, चाहे फिर उनको नोट्स लिखना हो, फिर उनकी मदद करना हो, उनको कहीं जाना हो, यहाँ तक कि मैंने अपना लंच बॉक्स, जो मेरा बहुत अच्छा होता था बिकॉज़ बीइंग अ साउथ इंडियन, डोसा, इडली, वड़ा अच्छा होता था। माय मॉम यूज्ड टू गिव वेरी गुड टिफिन। तो अच्छा, वो भी मैं लोगों में बाँट देती थी और वाओ! खुद भूखी रहती थी। हुँ, मुझे पता नहीं था कि मैं ये सब क्यों कर रही हूँ। अच्छा, लेकिन इसी को हम कोडिपेंडेंसी बोलते हैं, कि किसी को अपनी लाइफ में रखने के लिए हुँ, हम हुँ, लोगों को पीपल प्लीजिंग बिहेवियर जिसको बोलते हैं, ताकि मोस्टली ये इट इज नॉट, ये कैसा होता है कि अगर आपके पास अपना नोटबुक है तो वो दे दें ताकि लोग कॉपी कर लें। ठीक है, आपका हार्ड वर्क आप दे दें, आप सोचे भी ना कि ये आपने असाइनमेंट लिखा है, अरे वो बेचारा है उसने होमवर्क नहीं किया तो अपना कॉपी आपने दे दी। थोड़े उस टाइप की थी। हुँ, और मुझे पता नहीं था कि मैं ये क्यों करूं। टिफिन बॉक्स दे देना, नोटबुक्स दे देना, तो हमेशा लोगों की मदद करते रहना। एंड कविता इतनी अच्छी लड़की है, ये मुझे टैग मिल गया बचपन में। हुँ, आपको हुँ, कोई प्रॉब्लम है कि कविता के पास जाइए, आपका काम हो जाए। तो मुझे लगा ये तो बहुत अच्छा है कि मैं, लोग मेरे पास आते हैं और इतनी हेल्पफुल हूँ मैं। तो मुझे लगा कि कहीं न कहीं लोग मुझे मैनिपुलेट कर रहे हैं, होमवर्क्स करवा रहे हैं, असाइनमेंट्स करवा रहे हैं, कोई प्रॉक्सी अटेंडेंस देने बोल रहा है, और ये मेरे वैल्यूज़ के खिलाफ था। तो हुँ, मैं आपको बता दूँ कि बचपन से मेरे वैल्यूज़ बहुत स्ट्रॉन्ग रहे हैं। मतलब हुँ, कोई डिसफंक्शनल काम करना या फिर गलत काम करना, इसके मैं सख्त खिलाफ तब भी थी, आज भी हूँ, आगे भी रहूँगी। तो हुँ, ये मेरी अच्छाई के बीच में आ रही। तो तब मुझे लगा कि मैं नो नहीं बोल पाती थी। नो, जो कोडिपेंडेंट्स हैं वो बोल नहीं पाते, चाहे वो घर में है या बाहर। तो हुँ, मुझे समझ में आया कि कुछ तो गड़बड़ है, लोग मेरा फ़ायदा उठा रहे हैं, मेरी अच्छाई का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो लोग जब मज़ाक उड़ाते थे तो मैं चुप रहती थी, घर आके सोचती थी। वहाँ पे उनको कुछ बोल नहीं पाती। ये भी कोडिपेंडेंसी। और हमेशा अवेलेबल, आई एम दैट 2 एएम फ्रेंड। आपको प्रॉब्लम है 2 बजे फ़ोन करेंगे तो मैं उठाती थी। येस, व्हाट इज़ द, सबका उनका रोना-धोना सुन के, नहीं, नहीं ऐसा करो, वैसे करो। तो एग्नी आंट जिसको बोलते हैं, दुनिया भर का प्रॉब्लम्स लेके घूमती, राइट फ्रॉम स्कूल डेज़। तो मुझे लगता था कि मैं ऐसे क्यों हूँ? तब कहीं न कहीं मैं अपना टाइम सैक्रिफाइस कर रही थी। पढ़ाई में मैं बहुत टॉप थी। मैंने अच्छा, 12th में बैंगलोर में टॉप किया है सीबीएसई में, इन ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम, हुँ, ऑल हुँ, ऑल केंद्रीय विद्यालय कंबाइंड। तो ये सब करके भी मैं अच्छे से पढ़ पाती। तो हुँ, उसमें कभी कोई बाधा नहीं हुई मेरे पढ़ाई में, मेरे एक्टिविटीज़ में। तो एक केयर गिविंग बिहेवियर था कि अरे वो बेचारा है, उसको मदद चाहिए। अब उसको मदद, इट इज़ लाइक दिस, मैं आपको बोलती हूँ कि अगर आपने पूछा नवीन जी कि आपको प्यास लग रहा है, हुँ, तो अगर मेरे पास एक ही बॉटल है तो मैं आपको थोड़ा दे नहीं, देते पूरा हो। बॉटल दे दूँगी और मैं ऐसे ही बैठी रहूँगी प्यासी, लेकिन आपको पूरा बॉटल। इसको बोलते हैं कोडिपेंडेंस, ओवर गिविंग, ओवरडूइंग। हुँ, तो अपने आप ये मुझे समझ में आया कि ये पीपल, दूसरों को भगवान का दर्जा देना, हुँ, सीइंग पीपल लाइक गॉड्स, चाहे वो पेरेंट्स हो, फ्रेंड्स हो, कोई भी हो, प्रिंसिपल हो, टीचर हो, भगवान का रूप देना होता है, पेडेस्टल वर्शिपिंग, वो हुँ, भी करती थी। तो मुझे लगा कि ये कहीं तो कुछ गड़बड़ है। और जब मैंने साइकोलॉजी पढ़ना शुरू किया, उसमें कहीं भी ये कवर नहीं था, किसी भी सब्जेक्ट में नहीं। किसी को, इनफैक्ट बहुत लोगों को इंडिया में पता भी नहीं है कि व्हाट इज़ कोडिपेंडेंट। इट हुँ, कम्स विथ लो सेल्फ एस्टीम। एक तरह का लगा कि हम इसके काबिल नहीं। हम पढ़ाई में अच्छे हैं, क्वालिटी सब अच्छे हैं, लेकिन हम इसके लायक नहीं। एक लो सेल्फ एस्टीम रहता था। अच्छा, तो
फिर जब मैंने कोर्सेज करने शुरू किए, जब मैंने किताबें पढ़ना शुरू की, दिन में 2 किताब पढ़ती थी, 2 वाओ! बुक्स अ डे। हुँ, इतना पढ़ा और बहुत सारे कोर्सेज किए, इंटरनेशनल कोर्सेज, फिर अपना लाइफ हिस्ट्री और इन एजुकेशन को मैंने जॉइन किया और मुझे पता लगा कि इसको कोडिपेंडेंसी कहते हैं। हुँ, हुँ, तो मैं आपको बता देती हूँ कोडिपेंडेंसी क्या होता है। देखिए नवीन जी, ये पानी है ना, इसने हुँ, इस बॉटल का शेप लिया है, राइट? लेकिन अगर आप इसको किसी और बोल में डालेंगे, बोल कप में में डाल डालेंगे तो हुँ, वो उसका हुँ, शेप ले लेगी। सही, हुँ, पानी किसी का भी रूप ले लेती, हुँ, उसको बोलते हैं कोडिपेंडेंसी, उसका कोई वजूद नहीं होता। तो उस टाइप के पर्सन को हम कोडिपेंडेंट कहते हैं, जिसका अच्छा, कोई अपना सेल्फ नहीं रहता, जिसके बाउंड्रीज नहीं रहते, लोग उनका कचरा भी कर देते हैं, फायदा उठाते हैं, लेकिन फिर हुँ, भी उनको वो जाने नहीं देते। तो आज मैंने इसमें अथॉरिटी पाई है अपने एजुकेशन के साथ, अपने लाइफ एक्सपीरियंस के साथ, और मैंने ग्लोबली, नॉट जस्ट इंडिया, बहुत लोगों की मदद की है, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, और इस फील्ड में मैं अथॉरिटी हूँ। मैं खुद इससे बाहर आई हूँ, इस कितना दर्दनाक होता है मुझे पता है, और इस एरिया में मैंने काफ़ी सक्सेस पाया है और इस फील्ड में मैं अथॉरिटी हूँ। इंडियाज़ फर्स्ट कोडिपेंडेंसी रिकवरी में। और ये सहनिर्भरता रिश्तों को कैसे प्रभावित करते हैं? हाउ डज़ इट इम्पैक्ट द रिलेशनशिप्स? आपने आपका अपना स्टोरी बताया और कुछ क्लाइंटों का आई थिंक यू डोंट हैव टू शेयर द नेम्स या नाम बताने का हुँ, ज़रूरत नहीं है। कुछ स्टोरीज़ कैसे इम्पैक्ट किया है कोडिपेंडेंसी, कहाँ तक जा सकते हैं वो? टू व्हाट लेवल? ओके। तो जब हमारे पास कपल्स हुँ, आते थे, तो वहाँ पे जो कपल्स काउंसलिंग जिस तरह से हमने सीखा है अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से, वो काम में नहीं आ रहे। क्योंकि यूजुअल कपल्स थेरेपी क्या होता है? इट इज़ अबाउट कि आपका जो गिविंग एंड रिसीविंग है, कंपैशन है, इंटिमेसी है, यही नॉर्मल चीज़ें करने से ये इतना सक्सेस मुझे नहीं मिल रहा था। तो मैंने देखा कि कोडिपेंडेंसी एक बहुत बड़ा रीज़न है, जहाँ पर रिश्ते जो हैं, या तो टूट रहे हैं या फिर एक रूममेट या हाउसमेट्स की तरह लोग जी रहे हैं रिलेशनशिप में रहने के बावजूद। ऑटो पायलट मोड में जी रहे हैं। सुबह होता है, कॉफ़ी पीते हैं, ऑफ़िस जाते हैं, आते हैं, टीवी देखते हैं, सो जाते हैं। ये ज़िंदगी जो है वर्ल्ड वाइड विश्व में लोग ऐसे ही जीते आ रहे हैं। तो हुँ, आइए देखते हैं कि कोडिपेंडेंसी रिश्तों में किस तरह से प्रभाव दिखाती है। पहला है कि पीपल प्लीजिंग। हुँ, तो हुँ, हमको क्या बताया गया है कि पति जो हैं, जो मेल जेंडर हैं वो भगवान, तो वो ऑफिस से आते हैं तो अच्छे से रेडी होकर उनके लिए चाय पकौड़े सब रेडी रहना चाहिए और हँसते रहना चाहिए लोग कैसे हैं। तो पीपल प्लीजिंग, अंदर से आपको रोना आ रहा है लेकिन बाहर से आप करते जा रहे हैं। हुँ, पीपल प्लीजिंग इज़ वन। सेकंड, यू गिव मोर। आप इतना दे रहे हैं, आपको आपको मिल नहीं रहा है। आप सुबह से रात तक काम करते रहते हैं, घर साफ करते हैं, आप भी काम करते हैं लेकिन बाहर और घर में भी आप काम कर रहे हैं। अभी ये जेंट्स भी हो सकते हैं। मैं ये नहीं कहती कि औरतें देवियाँ होती हैं, मैं ये नहीं हाँ, कहती, हर तरह के हर इंसान में पर्सनैलिटी टेम्परामेंट रहता है। मैं ये कह रही हूँ कि आप देते ज़्यादा हैं लेकिन आपको मिलता कम है। आप ज़्यादा कर रहे हैं, आपको मिल नहीं पा रहा और आप लोगों से मदद माँगने में हिचकिचाते हैं। आपको लगता है कि वो आपके बारे में क्या सोचेंगी? शायद उनको तकलीफ होगी। तो आप एक ग्लास पानी भी लोगों से पूछ नहीं पाते, लेकिन आप सबके लिए सब कुछ बना रहे हैं, 10 आइटम बना रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। वो एक है। दूसरों पर ज़्यादा ध्यान देना और अपने पे कम ध्यान देना। अच्छा। आपने देखा होगा कुछ औरतें जो हाउसवाइफ्स हैं, जो पूछते हैं सुबह-सुबह उठ के, "खाने में क्या बनाऊँ?" सब बोलते हैं, "पूरी बनाओ, छोले बनाओ, ये बनाओ, बैंगन का भरता बनाओ, चपाती, डोसा, इडली", और सबके लिए सब बनाते हैं। तो जब मैंने उन लेडीज़ से पूछा, महिलाओं से पूछा कि आप अपने पसंद का खाना बनाते हैं कि नहीं? तो उन्होंने बोला, "नहीं।" तो मैंने कहा, "क्यों नहीं?" "अरे मैं तो कुछ भी खा लेती हूँ।" "तो आपकी कोई पसंद नहीं है?" "नहीं, मैंने कभी सोचा ही नहीं।" तो आपको कोई अपने बारे में कुछ पता नहीं? नहीं, मैं हस्बैंड का फ़ेवरेट कलर पहनती हूँ, अपने बेटे का फ़ेवरेट खाना खाती हूँ। तो मैंने कहा तो आपको पता ही नहीं कि आपका फ़ेवरेट कलर क्या है? आपका आपको क्या पसंद है खाने में? तब मुझे समझ में आया कि कोडिपेंडेंट लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। दूसरों को खुश देखने के लिए जीते हुँ, हैं, हुँ, ओके? या और इन लोगों में कोई बाउंड्रीज़ नहीं होता है। हस्बैंड या फिर वाइफ जो है 1 बजे आए हैं और जाके उठा देते जाओ रोटी बना। 1 बजे टाइम होता है कि आपको शायद जो चिप्स वगैरह है या फिर इंस्टेंट मैगी बना के खा लीजिए। आपकी माताजी सो रही हैं, आपकी बीवी सो रही है, ला उठा के बोलेंगे जाओ गरम करो खाना।
और वो मना भी नहीं कर पाते। तो बाउंड्रीज का ना रहना, मना नहीं कर पाना, नो नहीं बोल पाना, ओवर हम्म, फंक्शन। आपके पास दिन में 24 घंटे में आप हजार चीजें कर रहे हैं जो आप कर सकते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे, जिसकी वजह से आपको डिप्रेशन, एंजाइटी, एंगर, डाइजेस्टिव इश्यूज, माइग्रेन और बाकी हेल्थ, फिजिकल हेल्थ इश्यूज आ जा रहे हैं। रात को सोना पाना, इंसोम्निया भी उसका हम्म, कारण। फिर सबको एक भगवान का दर्जा देना, मेरा पति मेरा परमेश्वर है, मेरे माता पिता मेरे परमेश्वर है, मेरा बॉस मेरा भगवान है, इस तरह का पेडेस्टल वर्शिप जो बोलते हैं, पीपल प्लीजिंग, वो भी रिश्तों में हमने देखा है। और कोडिपेंडेंट्स का एक क्या प्रॉब्लम है ना, कि दे वांट टू बी कॉल्ड अ गुड पर्सन, अच्छे इंसान। नवीन जी बताइए, अच्छे इंसान किसको बोलते हैं, बताइए। अच्छे इंसान किसको बोलते हैं? ऑब्वियसली पीपल प्लीजर को बोलते हैं। जो अच्छा किसी को अच्छा इंसान, हाँ, आप बताइए, एक एक ही लाइन में बताइए, एक ही लाइन में, अच्छा इंसान कौन होता है, कौन कहलाता है अच्छा इंसान? जो मांगता है वो देता है, वो अच्छा इंसान है। एब्सोल्युटली। जो मना नहीं करता है वो अच्छा इंसान, जो राइट, नो नहीं बोलता है नो नहीं वो बोलता अच्छा है या इंसान। इसीलिए बेचारे कोडिपेंडेंट्स जो कभी मना नहीं कर पाते हैं, वो सब अच्छे इंसान, बहुत हम्म, दुखी हैं लेकिन अच्छे इंसान। हम्म, मना नहीं कर पाते, ओवर टाइम करना ऑफिस में, घर में ज्यादा ओवर टाइम करना, दूसरों से काम ना करवाना, ज्यादा लोड होके बीमार होते जा रहे हैं मेंटली फिजिकली, अच्छे इंसान बनने के लिए, कहलाने की। और जब लोग नॉट बीइंग एबल टू लेट गो ऑफ पीपल, अगर अगर कोई आपको बोलता है कि ये अभी दोस्ती हमारी खत्म हो रही है, देखिए जिंदगी में लोग आपको छोड़ के जाएंगे, या मृत्यु के द्वारा या ब्रेकअप के द्वारा, ये तो मान के चलिए आप। कोई जरूरी नहीं कि आपका किंडरगार्टन का फ्रेंड आपके साथ लास्ट दिन तक आपका हाथ पकड़ के खड़ा रहे, ये सोचना ही गलत। हम्म, लेकिन को डिपेंडेंस किसी को जाता हुआ नहीं देख सकते, उसको रखने के लिए वो उसको पीपल प्लीजिंग करेंगे, सेवा करेंगे, जो चाहिए वो देकर उसको रखेंगे। ओके। ओके, और इनमें लो सेल्फ एस्टीम है, इनमें एक तरह का डर है कि कोई भी छोड़ के चला जाएगा, और मना नहीं कर पाते, ओवर फंक्शनिंग, और इनके जो नीड्स है वो हम्म, कभी फैमिली मीट नहीं करती। कोई नहीं पूछता आप दुखी हैं क्या, आपके लिए मैं चाय बना के लाऊं क्या, ये दूसरों के लिए करते हैं लेकिन इनके लिए कोई पूछता नहीं कि आपका सर दबा दूं क्या, आपके लिए चाय बना के लाऊं क्या, आज मैं खाना बनाता हूँ तुम बैठो। तो इनका देखभाल जो है कोई करता नहीं है। और जानते हैं क्यों ऐसा होता है नवीन जी, क्यों इनकी नहीं, देखभाल नहीं होती है, बताइए। मुझे पता नहीं। जो इंसान खुद हम्म, अपने आप को नेग्लेक्ट करता है, अच्छा, दुनिया भी उसको नेग्लेक्ट करेगी। हम्म, आपको मैं इसका एक ही उदाहरण देती हूँ। सपोजिंग आपने 3 चपाती बनाई है, और आपके घर में कोई मेहमान आया है और आपने उनको तीनों दे दिए, और उन्होंने कहा, अरे नवीन जी आप नहीं खाएंगे? तो आप हम्म, कहेंगे, नहीं नहीं आप खा लीजिए, मैं कुछ एडजस्ट कर लूंगा। तो अगली बार वो मेहमान आएंगे ना तो खुद 3 ले लेंगे, अरे आप तो एडजस्ट कर लेंगे ना तो मैं खा लेता हूँ। अगली बार आपसे कोई पूछेगा भी नहीं। ऐसी कितनी औरतें हैं जो बनाया हुआ खाना खा नहीं पाते हैं, जो खाना खत्म हो जाता है और वो अपने लिए किचन में बचा के रखते भी नहीं है, और पानी पी के ऊपर कुछ खा के जिंदगी जी रहे। तो कोडिपेंडेंट वो होते हैं जो अपने आप को इस रिश्ते में खो देते हैं, उनका राइट, वजूद क्या है ये भी उनको पता नहीं होता है। हम्म, उनका इट इज लाइक, ये लोग हमेशा दूसरों के लिए रेडी रहते हैं, पूरा हम्म, दिन अपना लाइफ सैक्रिफाइस करके रहते हैं, और लास्ट में उनको सिर्फ दुख के सिवा, नेगेटिविटी और बिटरनेस के सिवा और कुछ नहीं मिलता। सो या ये तो आंखें खोलने वाली बातचीत हो रहे हैं, एंड आई एम लविंग दिस कन्वर्सेशन कविता जी। और ये आपने अब तक थोड़ा बहुत साइंस बताए, कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप क्या होता है, जी। और कुछ जी। सामान्य संकेत क्या है जिनसे पता चलता है कि कोई व्यक्ति स्वनिर्भर रिश्ते में हो सकता। जी। तो सबसे पहले, ये कोडिपेंडेंसी है जो है, ये बचपन में शुरू होता है। अच्छा, तो लेट थोड़ा मैं आपको बचपन में झलकियां दिखाती हूँ कि ये कोडिपेंडेंसी कैसे शुरू होता है। अब हम्म, आपके पास, आपके बच्चे जो हैं, आप बैठे हैं डाइनिंग टेबल पर और बनी है भिंडी की सब्जी, और आपका बेटा बोलता है कि मुझे भिंडी नहीं खानी, हम्म, और आप बोलते नहीं नहीं भिंडी खाना ही है, तुम, मैंने बनाया है तुम्हें खाना ही है। और वो बच्चा जो है जबरदस्ती भिंडी खा लेता है। तो अगले बार से जब भी भिंडी बनती है उसको डर लगा रहता है कि इस बार वो मना नहीं कर पाएगा, उसको जबरदस्ती खाना ही पड़ेगा। तो इसको एक, ये एक डबल बाइंड क्रिएट करता है।
अच्छा। डबल बाइंड जिसको हम बोलते हैं साइकोलॉजी में, कि जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो हमारे अटैचमेंट के सोर्स हैं, वही हमारे फियर के भी सोर्स है, डर। अब किसी को कोई प्रॉब्लम होता है तो वो बच्चा तो माँ बाप के पास जाना चाहेगा ना, माता पिता के पास। लेकिन अगर प्रॉब्लम माता पिता से आ रहा है तो बच्चा किसके पास जाए? उसको हम डबल बाइंड कहते हैं, अटैचमेंट वर्सेस फियर। तो बच्चा बैठेगा टेबल पे लेकिन हिल रहा हो, डर लग रहा हो, लेकिन फिर खा लेगा और माता पिता से एक अच्छा रिश्ता बनाने की कोशिश में रहेगा। अटैचमेंट वर्सेस फियर। नेक्स्ट है, अब रिश्ते में फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड अगर वाइफ किससे बहुत डिमांडिंग है और फिजिकल अब्यूज है, मारते हैं वगैरह, लेकिन हमको ये बताया गया है कि पति परमेश्वर होता है, तो वो पत्नी जो है अपने पति से स्नेह भी करेंगी लेकिन डर भी लगा रहेगा, स्नेह भी करेंगी लेकिन डर भी लगा रहेगा कि अरे घर आ गए, तो घर आते वक्त टीवी वगैरह सब ऑफ करके चुपचाप बैठे रहना, कुछ कहीं कुछ झगड़ा ना हो जाए। तो इसको हम बोलते हैं डबल बाइंड। अटैचमेंट भी रहेगा, फियर भी रहेगा, और इसके कारण बहुत सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज देखने को मिलता है, लाइक एंगर, एंजाइटी, इंसोम्निया, डाइजेस्टिव इश्यूज, जिसकी मैंने पहले आपको बताया है। अच्छा। दूसरा है कि ट्रॉमा बॉन्डिंग। ट्रॉमा बॉन्डिंग एक ऐसी स्थिति है जहां पर उस टॉक्सिक इंसान को छोड़ के को डिपेंडेंट्स जा नहीं पाते। तो मैं आपको बता देती हूँ, आपने क्या स्टॉकहोम सिंड्रोम के बारे में सुना है? नहीं, अभी तक नहीं सुना है। स्टॉकहोम सिंड्रोम में कुछ लोगों को कैप्टिव बना लिया, अच्छा। लेडीज को हम्म। बैंक रॉबरी में उनको बंदी बना लिया। बंदी बनाने के बाद कई दिनों तक ये औरतें, महिलाएं बहुत गुस्से में थी उन किडनैपर्स पे, क्योंकि उन्होंने उनको किडनैप करके एक जगह बंद करके रखा हो। अच्छा। लेकिन धीरे धीरे वो बीमार हो गई क्योंकि वो खाना नहीं खा रहे थे, जिद कर रहे थे। उस वक्त इन किडनैपर्स ने उनको दवाई देकर, खाना देकर, पानी देकर, उनको अच्छे से बात करके खाना खिलाया। इन महिलाओं को उन किडनैपर्स से प्यार हो। तो आप देख रहे हैं, जिन लोगों ने उनको किडनैप किया है उन्हीं लोगों से उनको प्यार हो जाता है, क्योंकि अब ये उनको अपने रक्षक की तरह देख रहे हैं, किडनैपर्स की तरह नहीं। इसको हम ट्रॉमा बॉन्डिंग बोलते हैं। अच्छा। आप अब्यूज को आप अब्यूज को एक अटैचमेंट की तरह देखते हैं, और इट इज ऑलवेज ट्रूथ वर्सेस लॉयल्टी। अब जो जिस बच्चे को घर में रोज मारते पीटते हैं माता पिता, वो कहीं बाहर जाके बता भी नहीं पाएगा कि रोज मुझे मार पड़ता है। आपके माता पिता कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं, मेरे को बहुत प्यार करते हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, ऐसे ही बोलते हैं सब। तो इस बच्चे को पता है कि वह झूठ बोल रहा है, क्योंकि माता पिता के बारे में वो बात नहीं कर सकता लॉयल्टी। लेकिन सच ये है कि रोज उसको मार पड़ती। हर को डिपेंडेंट बचपन से लेके जब तक रिकवरी नहीं होती है, सच और लॉयल्टी, ट्रूथ एंड लॉयल्टी, इसमें फंसा है। ये भी, अगर आपको लग रहा है कि आपके रिश्ते में सच कुछ और है, लेकिन आप उसके प्रति आपका जो वफादार रहना, वो, अगर आप इस डबल बैंड में फंसे हुए हैं तो आप डेफिनेटली एक को डिपेंडेंट कनेक्शन। तो पहले मैंने आपको बताया डबल बाइंड, फिर आपको मैंने बताया ट्रॉमा बॉन्डिंग, फिर फियर ऑफ अबैंडनमेंट, ये मुझे छोड़ के चले जाएंगे। अच्छा। तो उनको रखने के लिए मारपीट, गालियां, ये सब कुछ सहना, क्योंकि आप उनके बगैर जी नहीं सकते। ये भी एक कोडिपेंडेंट कनेक्शन। और हमेशा, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि हमेशा अवेलेबल रहना, गिविंग मोर देन रिसीविंग, आप करते रहते हैं, आपको कुछ मिलता नहीं है, आपको रेस्पेक्ट नहीं है, आपकी बाउंड्रीज नहीं है, लेकिन प्राइमा फेसी अब्यूज सहकर भी उसी में रहना और बाहर जाने का सोचना भी नहीं, और उनको बचाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल, जिसने अभी आपको मारा है, आई गिव एन एग्जाम्पल, जोर से कस के गाल पे थप्पड़ मारने के बाद थोड़ा तो हाथ दर्द होगा ना नवीन जी? सही है। होगा ना? होगा, फिर जरूर होगा। जिसको थप्पड़ मारा है, वो अपने गाल की चिंता छोड़कर इसको ऑइंटमेंट लगा के बैंडेज करे। उसको बोलते हैं कोडिपेंडेंसी। अपने लाल गाल को छोड़ के, जिसने थप्पड़ मारा है ना, उसके हाथ में वॉलिनी लगा के उसको, अरे क्या हो गया आपको, बैठिए मैं चाय लाऊं क्या, उसको बोलते हैं कोडिपेंडेंट। अपने आप को निरादर करके दूसरों की सेवा में लगे रहे, पेडेस्टल वर्शिप। अच्छा। तो अपने आप से ऊपर किसी को रखना, अपने आप को नेग्लेक्ट कर, हमेशा सैक्रिफाइस, त्याग की भावना, त्याग करते रहना बचपन से लेके जब तक आपकी रिकवरी नहीं होती है। ऐसे रिश्ते को हम बोलते हैं कोडिपेंडेंट कनेक्ट। वेरी नाइस। मुझे बहुत विषय में बहुत ज्ञान लर्न कर रहा हूँ मैं। और
आपने एक बात बताया कि बाउंड्रीज सेट करना है। वो जब जी, अगर हम ए रिलेशनशिप में सक्सेसफुल होना है तो मैं एक जी। इंडिविजुअल एक व्यक्ति अपनी सीमाओं को प्रभावी ढंग से कैसे संप्रोषित कर सकते हैं? लाइक हाउ टू सेट द बाउंड्रीज इफेक्ट? ये बहुत ही आई थिंक सबसे ज़्यादा बड़ा सवाल यही है, क्योंकि अच्छा। अगर बाउंड्रीज़ नहीं है, आप ज़रा सोचिए कि आपने एक घर खरीदा है नवीन जी, कांग्रेचुलेशन सोचिए। आपने जो घर खरीदा है, उसमें किसी भी रूम में दरवाज़ा नहीं है। बाथरूम, किचन, बेडरूम सब में दरवाज़ा नहीं है तो कैसा रहेगा नवीन? अच्छा नहीं रहेगा। ज़रा सोचिए, नहा रहे प्राइवेसी हैं नहीं तो रहेगा और दरवाज़ा नहीं, हाँ, सही है। बिल्कुल। तो ये भी वही बात, आपके मेंटली, फिज़िकली अगर कोई दरवाज़े नहीं हैं, तो बहुत खतरनाक चीज़ है। आपका शोषण हो सकता है, आपके साथ गलत चीज़ें हो सकती हैं, आपका फ़ायदा उठाया जा सकता है और आपकी जान भी जा सकती है। तो बाउंड्रीज़ रखना, बहुत सीमाओं को रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं कि किस तरह से हम सीमाओं को क्रिएट कर सकते हैं। ओके? सबसे पहले हमने देखा है कि कोडिपेंडेंट्स पैसिव एग्रेसिव होते हैं, चुप अच्छा। बैठते हैं और जैसे ही वो इतना ज़्यादा हो जाता है तो एक दिन फूट पड़ते हैं। आपने हुँ, देखा होगा कि ज्वालामुखी जैसे फटती है, बॉल बॉयल हो के गल, 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 गल डिश देखा होगा आपने? हाँ। तो कोडिपेंडेंट्स भी सहते रहते हैं, सहते रहते हैं, सहते रहते हैं, लेकिन जिस दिन ज़्यादा हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। तो पैसिव एग्रेसिव बीच का रास्ता उन्होंने सीखा नहीं, जिसको हम बोलते हैं असर्टिव। अपनी बात एक काम तरीके में कहना। अगर माता-पिता कह रहे हैं, मैंने बॉइल्ड बैंगन का हलवा बनाया है बेटा खाओ, तो आप बच्चे को कह पा रहे हैं कि मम्मी ये आपका फेवरेट डिश होगा, लेकिन मुझे बॉइल्ड बैंगन पसंद नहीं है। मैं बैंगन फ्राई खाना चाहता हूँ। अगर बैंगन खाऊँगा लेकिन हुँ, फ्राई, ये बॉइल्ड बैंगन का हलवा आप खाइए। ये बता पाना है। इस जनरेशन के बच्चे जेन ज़ी थोड़े बहुत ज़्यादा बढ़ के हैं। मेरे जनरेशन जेन एक्स के लोग ऐसे नहीं थे। हम लोग चुपचाप बैठते थे। बॉइल्ड प्याज़ जो बनता था हम चुपचाप खा लेते थे। बिकॉज़ तब स्विगी वगैरह ये सब नहीं था ना, इतनी चीज़ें नहीं थी हमारे पास। तो असर्टिवनेस इज़ लाइक आपको कहना है, क्लियर कम्युनिकेशन करना है कि अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं और आपसे कोई पूछ रहा है कि आपकी तनख्वाह कितनी होनी चाहिए? हुँ। तो एक तो कोडिपेंडेंट लो सेल्फ एस्टीम है। आप कहेंगे, कितना भी ठीक है, आप पैसा नहीं दे तो भी ठीक है, मैं काम करने को तैयार हूँ, मुझे बस काम दे दीजिए। वो है कोडिपेंडेंट। ₹1000 अच्छा। काफ़ी है। तो कोडिपेंडेंट अपनी बात रख नहीं पाती, असर्टिवनेस मिसिंग। खुलकर अपनी बात रखना, टोनैलिटी मेंटेन करना, आई हुँ, कॉन्टैक्ट मेंटेन करना, इसको हम बोलते हैं असर्टिव विदाउट फीलिंग गिल्टी कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? क्या मैं ज़्यादा पूछ रहा हूँ? क्या मुझे ये बोलना चाहिए? ये सेल्फ डाउट हमेशा रहता है। क्योंकि दब-दब के जीते हैं, घुट-घुट के जीते हैं कोडिपेंडेंट। अच्छा। पहला वो हो गया। दूसरा हो गया गिविंग एंड रिसीविंग, लेन-देन में इक्वालिटी। अगर अच्छा। आप हुँ, ज़्यादा काम कर रहे हैं घर में, ऑफ़िस में, तो अगली बार आपका कोवर्कर कहता है कि सुनो सुरेश, मेरा ये फ़ाइल कर दो, मैं तुम्हारा अगले महीने कर दूँगा। तो आपको ये कहना है, सुरेश जी, मेरे पास बहुत काम है, घर पे भी मेरे को काफ़ी कमिटमेंट्स हैं, इस बार मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊँगा। हाँ, अगले इतवार को हम साथ में बैठते हैं, मैं आपको सिखा देता हूँ काम, आप काम खुद करना सीखिए। ये कह पाना आना चाहिए। मैं आपको सिखा देता हूँ, लेकिन आपका काम मैं हर रोज़ करने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि हम यहाँ काम करने के लिए आए। आपको भी अपना काम बराबर करना आना चाहिए। तो लेन-देन में एक इक्वालिटी रहना चाहिए। कोडिपेंडेंट्स हमेशा करते रहते हैं और उनके लिए कोई कुछ करता नहीं है। तो डरे ना रिसीविंग से और पूछे कि मुझे कॉफ़ी नहीं, अगर आप होटल जाते हैं, लोग कॉफ़ी पी रहे हैं, सब बोलते हैं, "आप जो खा रहे हैं, हम भी खा लेंगे।" आप जो पी रहे हैं हम भी पी लेंगे। तो अगर आपको ज़बरदस्ती लोग बोल रहे हैं चिकन बिरयानी खाएँ और आप वेजिटेरियन हैं, तो उपवास मत कीजिएगा, डोसा अच्छा। मँगवाइएगा। बिंदास मँगवा के डोसा खाइएगा। चाहे आपका लोग मज़ाक उड़ाएँ, शाकाहारी हैं, मज़ाक उड़ाएँ, कोई बात नहीं। लेकिन अपनी चाय, ब्लैक टी हो या डोसा बिल्कुल खाइए, पब्लिक में खाइए, बिना शर्मिंदगी के खाइए। उसको हम बोलते हैं क्रिएटिंग बाउंड्री। एक होता है एप्रिसिएशन, एक होता है स्वयं से प्रेम करना, स्वयं अच्छा। के लिए खड़े रहना, हुँ, हुँ, स्वयं के लिए बात करना, हुँ, स्वयं की रक्षा करना, ओके? हुँ। जिसको हम सेल्फ लव कहते हैं। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है सेल्फ लव, कई लोग लिख रहे हैं, बात कर रहे हैं इसके बारे में। सेल्फ लव जो है कोडिपेंडेंट से बहुत कम होता है, क्योंकि हमें लगता है
कि कोई दूसरा पर्सन हमसे प्यार करेगा, कोई दूसरा पर्सन हमको सब कुछ देगा। तो कोडिपेंडेंस में एक बड़ा प्रॉब्लम ये है कि काश कोई मेरे साथ होता। उनको बिकॉज़ लोनलीनेस परपेचुअली रहता है। काश कोई मेरे साथ रहता, 24 आवर्स रहता, हाथ पकड़ के बैठता, ये एक प्रॉब्लम। तो जब बाउंड्रीज़ आप बनाएँ, तो आपको ये होना चाहिए कि स्वयं आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस, परिपूर्णता, अपने अच्छा। आप में कंप्लीट होना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये भी एक बाउंड्री है कि लोग आपको कहते हैं कि तुम एक काम करो, तुम्हें नहीं आता ना ये प्रोजेक्ट, मैं कर देता हूँ। तो आपको ये कहना है कि मैं आपसे सीखना चाहता हूँ, आप मेरे लिए करिए मत, मुझे सिखाइए, अपना काम मैं हुँ, खुद करना चाहता हूँ। तो ये परिपूर्णता की तरफ एक कदम है और इसके लिए आपको शर्मिंदगी महसूस करने की ज़रूरत नहीं। दूसरा है, कोई आपसे पैसे माँग रहा है और आप मना नहीं कर पा रहे, इतने पैसे आपने दे डाले लेकिन पूछने में शर्म आ रहा है, कैसे हुँ, पूछूँ मैं अपने दोस्त से पैसे? ये मैंने देखा है कि पुरुषों में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, महिलाओं में कम है। पुरुषों में पैसे का लेन-देन बहुत ज़्यादा होता है, ये देते रहते हैं लेकिन पूछने में शर्म आती है, ये कैसे पूछूँ? तो मैं कहूँगी फिज़िकल कोई आपको छू रहा हो, कोई पास खड़ा हो, कोई हग कर रहा हो, तो उसमें बाउंड्रीज़ रखिए, इतना डिस्टेंस क्रिएट कीजिए, आप पीछे हट जाइए और अगर आपको पसंद नहीं है तो छूने मत दीजिए। हुँ, कहिए कि मुझे ये सब पसंद नहीं। अगर आपको हैंडशेक नहीं करना हो तो इंडियन नमस्ते कीजिए, वो भी अच्छी बात है। तो फिजिकल डिस्टेंस हो गया, बेकार में लेन-देन ना करें पैसे का, क्योंकि पैसे एक ऐसी चीज़ है, रिश्ते उससे बनते भी हैं, बिगड़ते भी हैं। पैसे बुरी चीज़ नहीं है, बहुत सुंदर चीज़ है पैसा। डिवाइन इट इज़ अ वेरी डिवाइन कमोडिटी पैसे। लेकिन हुँ, इंसान की नीयत जो है वो सही नहीं। फिर हो गया सोशल, कोई ज़बरदस्ती आपको बोल रहा है पार्टी चलो, शराब पियो, ड्रग्स करो, आपको कहना है कि ये सब काम मैं नहीं करता। आपको आपको दोस्ती काटनी है, काट लीजिए, लेकिन मैं ऐसे काम नहीं करूँगा। वो हो गया आपका सोशल डिस्टेंस, फिर हो गया स्पिरिचुअल कि इसी भगवान की पूजा कीजिए, ये कीजिए। तो आपको जो सही लगता है, वो आपका करने का पूरा अधिकार है। तो हुँ, हुँ, ज़बरदस्ती अगर कोई फ़ोर्स कर रहा है, तो वो आपका दोस्त नहीं है, उसको उसका आपकी लाइफ़ से जाना यही सही है। दूसरा है, आपके काम के क्षेत्र, कार्य के क्षेत्र में, आपके घर में, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, कहीं भी अगर कोई आपका अगर शोषण कर रहा हो, तो बराबर आपको मना करने का अधिकार है, मना कीजिए और अपने आप की रक्षा कीजिए। तो हुँ। रिश्तों में अगर आप ये सब काम कर रहे हैं, तो डेफ़िनेटली ये आप एक कोडिपेंडेंट हैं, जो अपने लिए खड़े नहीं हो पा रहे हैं और बाउंड्रीज़ निरीक्षण यानी कि सीमाओं का क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है और इस तरह से आप वो कर सकते हैं। नाइस। और आप कोई सक्सेस स्टोरी शेयर कर सकते हो क्या? हाउ रिलेशनशिप्स हैव ट्रांसफॉर्म्ड आफ्टर योर कोचिंग? किसी व्यक्ति यस, की सफलता की कहानी? यस। एक जो स्टोरी है जो बहुत प्रिय है, मेरे हुँ, दिल के बहुत करीब है, वो मैं आपसे आज शेयर करना चाहूँगी। हुँ, और देखिए कोडिपेंडेंसी जो है मैं उसके बारे में थोड़ा आपको बता देती हूँ, ये कोई डिसऑर्डर नहीं, ये एक कंडीशन है। या कोडिपेंडेंसी क्या है बोले तो, जब बचपन में जब आप पैदा होते हैं कोडिपेंडेंट के घर में, तो वो हुँ, आपको सिखाते हैं कि कैसे अच्छा इंसान बन सकते। मतलब क्या है, बुजुर्गों की इज़्ज़त कीजिए। अगर वो अच्छा। नार्सिसिस्ट है, बदतमीज़ है, तो भी उस बुजुर्ग के आपको पैर छूने चाहिए, उसको रिस्पेक्ट देना चाहिए। घर में ये सिखाते हैं, ठीक है? इसलिए ऐसे लोगों को पता नहीं अगर बाहर कोई ऐसे लोग मिले जो शोषण कर रहे हैं, तो उनसे कैसे आपको डील करना चाहिए, घर में नहीं सिखाते। हुँ, एक हुँ, ये है, हमेशा स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, हमेशा हँसते रहना चाहिए, हमेशा सबकी मदद करनी चाहिए। तो हमेशा अच्छा कैसे बनाया जाता है, आइडियल सेल्फ जिसको हम कहते हैं, आइडियल सेल्फ। आइडियल सेल्फ। हुँ, अच्छे मार्क्स लेकर आओ, हँसते रहो, गाना सीखो, ड्राइंग सीखो, सब में एकदम अव्वल नंबर आओ, ये चाहते हैं माता-पिता अपने बच्चों से। हुँ, और इस वजह से आप अपने बच्चे को कोडिपेंडेंट बना देते हैं। आप क्या कर रहे हैं, आप अपना ब्लूप्रिंट अपने बच्चे को दे रहे हैं। वो आपका ब्लूप्रिंट है, जो आपके पिताजी ने आपको दिया है, आप अपने बच्चे को इस तरह से दे रहे हैं गिफ्ट, ये लो। और आपका बच्चा जो है, आपके ब्लूप्रिंट से इस करंट जनरेशन में नहीं जी पाएगा। हुँ, जनरेशन टू जनरेशन जो बदलाव आता है, बच्चे को अपना ब्लूप्रिंट खुद तैयार करना पड़ता है, उसमें माता-पिता को अपने बच्चों की मदद करनी चाहिए, जो नहीं हो रहा है हर फैमिली। माता-पिता के कहे लक्ष्य देखिए वैल्यूज़ की बात नहीं है, हुँ, ये हुँ। पर्सनैलिटी और ये अपने एक्सपीरियंस की बात है। हर चॉइस जो है, वो एक अच्छा। एक्सपीरियंस क्रिएट करता है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि राइट फ्रॉम द एज ऑफ 8 इयर्स 8 साल की उम्र से बच्चे जो है वो रेबेल बन रहे हैं।
हुँ, तो बच्चे और पेरेंट्स के बीच में बहुत तनाव आ रहा है, छोटी-छोटी चीज़ों की। ये शू पहनूँ, नहीं मैं ये शू नहीं पहनूँगा, वो शर्ट मैं नहीं पहनूँगा। तो कोडिपेंडेंसी वो होता है जहाँ बच्चे माता-पिता अपने बच्चों को आइडियल बनाना चाहते हैं, लेकिन हम वो नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि बच्चा ऑथेंटिक हो, हुँ, रियल सेल्फ बच्चे का बाहर आए। अगर वो बुजुर्ग ने छेड़छाड़ किया है आपकी बेटी के साथ, तो आप माता-पिता की तरह आपको जाके उस बुजुर्ग से बात करनी चाहिए और अपनी बेटी का साइड लेना चाहिए, चाहे वो आपके ग्रैंडफ़ादर क्यों ना हो, लेकिन वो नहीं हो रहा है। ताऊ जी है ना, कोई बात नहीं छोड़ दो। उन्होंने आपसे ऐसा बदतमीज़ी की, ताऊ जी के पैर छुओ जाओ, गलत है। हुँ, आप अपने बच्चे को एकदम इतना लो सेल्फ एस्टीम दिला रहे हैं कि ये बच्चा कभी स्कूल में, कॉलेज में और ऑफ़िस में या शादी में कहीं भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोई ना कोई आपके बच्चे का शोषण करता रहेगा, हमेशा लाइफ़ लॉन्ग। तो एक कोडिपेंडेंट हीलिंग स्टेज में आता है, फिर रिकवरी होता है। हीलिंग हुँ, क्या होता है? एकांत में रहना, अपने एक्सपीरियंसेस को बाहर रखना और देखना, जैसे मैंने अपने स्टोरी बताया था थोड़ी देर पहले। तो आपको लिखना है कि आपके साथ क्या हो, आप जर्नलिंग कर सकते हैं, आप थेरेपिस्ट के पास जा सकते हैं जो कोडिपेंडेंट रिकवरी में एक्सपर्ट हो, वहाँ जा सकते हैं आप और अपनी लाइफ हिस्ट्री शेयर करके किन कारणोंवश आपके बाउंड्रीज नहीं थे, किन कारणोंवश आपके आपके साथ एक्सप्लॉइटेशन हुआ, उसको काम करके नए टेक्निक सीखकर फिर रिकवरी में आप जाते हैं। रिकवरी से हम कहते हैं कि आप फिर लोगों में जाते हैं और पुराने कनेक्शन में नया इक्वेशन बनाते हैं। अच्छा, वही हुँ, ताऊ जी, वही अंकल आंटी, बस एक नया इक्वेशन बना। हुँ, अगर वो आके ऐसे छू रहे हैं तो आप उनका हाथ निकाल के बोलेंगे ताऊ जी ऐसे मत कीजिए। सो इसको बोलते हैं रिकवरी, हुँ, कि आप नए सीख के साथ उसी दुनिया में जाकर एक नया इमेज बनाते हैं, उसको हम रिकवरी बोलते हैं। ये बहुत मुश्किल चीज़ है नवीन जी, इसमें कई हाँ, साल लग जाते हैं। तो आज अच्छा, मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ अपनी एक ऐसी लड़की का, अच्छा, जो सिर्फ़ 15 साल की थी, हुँ, जब मैं उससे मिली थी। और वो लड़की देखने में बहुत सुंदर थी, बहुत इंटेलिजेंट थी, लेकिन अपने नार्सिसिस्टिक फादर के वजह से वो कोडिपेंडेंट बन गई अच्छा, और 12th ग्रेड में उसको ज़बरदस्ती इंजीनियरिंग जेईई के लिए एनरोल किया कोचिंग के लिए, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन, एंगर, एंग्ज़ायटी, इनसोम्निया सब आ गया था। फिर जब वो मेरे पास आई, मैंने उसको पूछा कि आप जब शॉपिंग जाते हैं, तो अपनी पसंद का कपड़ा चुनते हैं या फिर अपने माता-पिता का? फटाक से हुँ, बोली मम्मी मम्मी को जो पसंद है वही खरीदती हूँ। मम्मी को कैसे पता कि आपका कलर एक हद तक ठीक है, हुँ, एक हद हुँ, के बाद बच्चों को पता होना चाहिए, वो अपना ब्लूप्रिंट खुद क्रिएट करना चाहिए। तो उसने बताया कि मैम मुझे येलो बहुत पसंद है और वो लड़की बहुत गोरी भी है, फेयर कॉम्प्लेक्शन है, कि मम्मी ने बताया येलो मत पहनो तुम पे सूट नहीं करता है। तो हुँ, मेरे पास आने के बाद 6 सेशंस में, ओनली 6 सेशंस में हुँ, हुँ, उस लड़की ने जेईई से ड्रॉप लेकर, ओके, हुँ, उसने हुँ, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में जॉइन किया है। आज वो फॉरेन कंट्री में है और एक अच्छे इंस्टीट्यूट में है जहाँ वो शी इज़ लर्निंग अबाउट आर्किटेक्चर, स्कल्पचर एंड पेंटिंग वगैरह एंड वो अपने यूनिवर्सिटी में फर्स्ट भी आई अच्छा, और वहीं पे उसने जॉब आगे पढ़ाई कर रही है, वह जॉब भी वहीं करेगी वाह! और येलो उसका फेवरेट कलर है। आराम से येलो पहनती है, नो बोल पाती है और उसने सिर्फ़ इतने 1 2 मंथ्स के टाइम में इंटेंसिव थेरेपी से इतना फ़ास्ट जो अपनी ज़िंदगी ट्रैक पे लेकर आई और उसने अपने छोटी बहन को भी वहाँ बुला लिया है, ताकि उसका भी शोषण ना हो घर में और वो उसको वहीं पे वही पे कर रही है फ़ीस और उसने अपने आप को और अपनी बहन को अपने घरवालों से बचाकर एक इतना अच्छा एग्ज़ाम्पल सेट किया है कि हीलिंग रिकवरी जो है बिल्कुल आपके लिए भी पॉसिबल है। और दूसरा सवाल ये है कि कोडिपेंडेंसी रिकवरी अभी इवॉल्व हो रहे हैं ना इंडिया में। आप बिल्कुल। इसका इवोल्यूशन दूसरे आगे कुछ वर्षों में कैसे होता है? लाइक हाँ, कैसे विकसित होने वाला है? ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है नवीन जी, तो मैं आपको बता दूँ कि ये हमारा पूरा सोसाइटी जो है, अच्छा, ये पूरा कोडिपेंडेंट। हुँ, कैसे? एक बॉस होता है, उसके नीचे लोग काम करते हैं बॉस के मुताबिक, वहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन होता है। घर हाँ, में इन-लॉज़ होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, नेबर्स होता है, बिल्डिंग का प्रेसिडेंट होता है, कम्युनिटी का प्रेसिडेंट होता है। कहीं भी आप देखिए इट इज़ अ डोमिनेंट सबमिसिव कनेक्शन, अच्छा, राइट? हुँ, या एक ऊपर, एक नीचे। जब तक एक ऊपर और एक नीचे रहेगा, वो भी कोई गलत नहीं है। हुँ, लेकिन जो ऊपर है
उसको लोगों के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, ना मैनिपुलेट करना चाहिए, ना गैसलाइट, उनका फायदा उठाकर, गुमराह करके, जब तक लोग जो पावर में हैं, चाहे वो घर पे हो या बाहर हो, जब तक वो लोग ये नहीं समझते हैं कि इंसानी रिश्ते एक पावर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या लोगों के साथ कंपैशन यूज करें, ये समझें कि रिश्ते नाते ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पावर को अब्यूज ना करें, चाहे वो घर में हो बाहर हो, तब तक कोडिपेंडेंसी आने वाले पीढ़ियों में भी रहने वाला है। तो अगर इसमें हमको बदलाव लेकर आना है, तो हायरार्की में से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, हायरार्की रहने दीजिए, लेकिन हायरार्की में लैडर में जो लोग जहां जहां हैं, अच्छा। लाइक बॉस इसके वो एक्सप्लॉइट करता है, ये उसके नीचे को करेगा, वो उसके नीचे को करेगा, ये इसके नीचे को करेगा। हम्म। तो इस लैडर में ऊपर से नीचे तक एक एक लेवल पे लोग एक दूसरे का एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। अच्छा। उसको उसके वजह से कोडिपेंडेंट फ्री सोसाइटी अगर आप देखना चाहते हैं तो वो थोड़ा इट इज इतना आसान नहीं है। लेकिन अगर इसको करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। हर इंसान को अपनी हीलिंग और रिकवरी का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा। हर इंसान का कोई ना कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा होता ही हो, भले ही उसकी इंटेंसिटी अलग हो, तीव्रता अलग हो, लेकिन हर इंसान का बचपन में कुछ ना कुछ ट्रॉमा रहा होता है, जिसके वजह से वो जिस तरह वो तैयार होता है, इट इज अ चाइल्डहुड ट्रॉमा। उसको आप एक थेरेपिस्ट के पास जाइए, किसी के पास जाइए, कोई गाइडेड, कोई अच्छा फ्रेंड हो, कहीं पर भी जाके इसके लिए हेल्प लीजिए। अपना मानसिक संतुलन, अपना जो इमोशनल रेगुलेशन जिसको हम बोलते हैं, उसको अच्छा। सही कीजिए। और समाज में रहना मतलब लोगों के साथ रह, लोगों को साथ लेकर चलना, ना कि उनको आप एक मॉब। मैं आपको बता दूं कि मॉब के बारे में सुना होगा आपने, मॉब। मॉब बोले तो लाइक ग्रुप ऑफ पीपल, वो एग्जैक्टली समूह। तो हम्म। मॉब में क्या होता है, आपने देखा होगा कि अगर एक पर्सन बोलता है कि ये ब्लैक है, हम्म। तो सब बोलेंगे कि ये ब्लैक है, लेकिन एक्चुअली ये व्हाइट। हम्म। मतलब क्या? गवाही देना, सपोर्ट करना, अंधा विश्वास। अंधेर नगरी चौपट राजा, उसका यही एग्जाम्पल। अच्छा। अंधेर नगरी चौपट राजा। तो चौपट राजा के वजह से पूरा अंधेर नगरी बर्बाद हो जाता है, उसका भी एक स्टोरी। जो राजा ही चौपट है, तो फिर वो नगरी कैसे होगी? हमेशा अंधेरी अंधेरी अंधी रहेगी। और अंधी रहेगी तो किसी भी तरह से वो आगे कोई उन्नति रहेगी ही नहीं, कोई प्रोग्रेस नहीं होगा। तो हम्म। एक एक इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, तकलीफ में है तो दूसरों पे ना उतारें कृपया, अपना अपना ठेगा ले रखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, अपने आप को हील रिकवरी लेके आइए। और सुख समृद्धि के साथ, कंपैशन के साथ अगर आप रहेंगे, तो आगे जाके कुछ पीढ़ियों के बाद, अभी नहीं होगा ये, इम्पॉसिबल अच्छा। है, कुछ पीढ़ियों के बाद हम शायद ये देखने को हमको मिले। लेकिन ये ऐसा होए तो बहुत अच्छी बात है। मुझे उम्मीद है कि इस प्रोग्राम से काफी लोगों को ये पता चले और वो अपने पे काम करना शुरू करें। अच्छा, और बहुत शानदार बातचीत हो रहा है अब तक। अभी समय आ चुका है हम थोड़ा बहुत मसाला ऐड करके ये एपिसोड का और कुछ स्पाइस अप करने का। मैं दूसरा जी रैपिड फायर राउंड खुलता हूँ आपके जी आपके कंसेंट से, ठीक है ना? और जी पहला, जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है कि यदि आपके पास कहीं भी एक विशाल बिलबोर्ड हो सकता है जिस पर कुछ भी हो, तो वो क्या कहेगा? नाच न जाना आंगन टेढ़ा। ठीक है। एंड अगर आपको कोई एक कार्टून कैरेक्टर बनना पड़े तो आप क्या बनना पसंद करोगे? जेरी। जेरी। ओके। टॉम एंड और जेरी का जेरी। हाँ, टॉम एंड जेरी का जेरी, हाँ। अगर आपको एक दिन के लिए नियंता बन के ऐसा नियम बनाने का मौका मिले जिसे सभी को मानना होगा, तो आप क्या नियम बनाओगे? सबसे पहला नियम मैं ये बनाना चाहूंगी, एक मिनट, 1 मिनट, आई एक्चुअली हम्म। रोड दिस हम्म। 1 मिनट, आई जस्ट नो टेक इट। प्रॉब्लम, नो। दिस कम्स अंडर, ओके, दैट रैपिड फायर। आई रोट। हिंदी एंड इंग्लिश रैपिड फायर आर डिफरेंट, बाय द वे। ओके, नो नो, दे डिफरेंट इज इट? या दे आर डिफरेंट। हिंदी का डिफरेंट रहता है, रैपिड ओके फायर ओनली। ओके, ये अगर मुझे एक दिन का नियम है, तो मैं चाहूंगी कि हर परिवार में एक एक हर एक मेंबर को उस हम्म। दिन के लिए परिवार का प्रमुख इंसान बनने का मौका मिले। हेड ऑफ द वाओ। फैमिली, चाहे हेड वो ऑफ द दो फैमिली। साल का बच्चा भी है तो भी कोई बात नहीं, हर इंसान को एटलीस्ट एक दिन के लिए, एक महीने में एक बार, या जैसा वो हम्म। फैमिली का है, एक बार हर इंसान को हेड ऑफ द फैमिली, परिवार का प्रमुख
इंसान बनने का मौका हम्म। मिलना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण एडवाइस है ये चीज। और आगे बढ़ते हैं। आपको किसी जी। फिल्म के रीमेक में हीरोइन बनने का मौका मिले तो आप कौन सी फिल्म करना चाहोगे और कौन सा कैरेक्टर चूज करेंगे आप? खून भरी मांग में रेखा। नाइस। और अगर आपको कोई एक ही डिश पूरी जिंदगी खानी पड़े तो वो क्या होगी? राजमा चावल आप कभी भी दीजिए, राजमा चावल मेरा फेवरेट। मेरे को वो सपने में भी आता है। अच्छा। नाइस। और आखिरी सवाल रैपिड फायर का। ऐसी कौन सी आधुनिक हम्म। यंत्र है जो आपको इन्वेंट करना चाहोगे नहीं तो देखना चाहोगे? नार्सिसिस्टिक अब्यूज रिकवरी का यंत्र, कि जैसे ही वो यंत्र रखे तो ये हम्म। पर्सन नार्सिसिस्ट नार्सिसिस्ट, क्योंकि ये लोग बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड सेल्फिश लोग होते हैं जो बहुत ही हम्म। भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। तो अच्छा। ये यंत्र मैं जरूर तैयार करना चाहूँ। सुपर। और आखिरी एक सवाल अपना मेन राउंड में, जो अभी उभरते हुए युवा है उनको आप ऐसा क्या सलाह देना चाहेंगे? ये बहुत ही, ये सबसे ज्यादा, अब से आपके सारे सवाल अच्छे रहे हैं लेकिन ये सबसे टॉप है। ये हम्म। जो जेन जी है, जिसे जो अभी जो करंट पीढ़ी जो है उसको जेन जी हम बोलते हैं। हाँ। जेन जी बहुत ही तेज है, इंटेलिजेंट है, केपेबल है, बहुत हम्म। शार्प है, लेकिन बहुत गुमराह है। इतने गुमराह हैं कि इनका जो इमोशनल रेगुलेशन है ये नहीं है। ये लोग बहुत अच्छा। पीयर ओरिएंटेड है, मतलब दोस्तों की तरफ ज्यादा झुकाव है। इनके वैल्यू सिस्टम बिल्कुल प्लेस पर नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं नवीन जी आपके वैल्यूज क्या है बताइए, मैं दे रही हूँ आपको रैपिड फायर, बताइए आपके टॉप 3 वैल्यूज क्या है बताइए। टॉप 3 वैल्यूज: नॉट टू हार्म एनीबॉडी, एंड बी पंक्चुअल, एंड रिस्पेक्ट अदर्स टाइम। ओके, वेरी नाइस नवीन जी, ये वैल्यूज है या फिर कंडीशनिंग है? कंडीशनिंग नहीं है, लाइक मैं खुद ये फॉलो करता हूँ। मैं तो दूसरों से नवीन एक्सपेक्ट। जी अगर मैं आपको ये बताऊं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई आपके द्वारा हर्ट ना हो, राइट। क्योंकि हम्म। जिस इंसान को आप मना करेंगे किसी हम्म। भी चीज के लिए, वो हाँ। उससे हर्ट भी हो सकता है, गुस्सा भी हो सकता है, कुछ भी कर सकता है, या फिर सही है। चुपचाप बैठ सकता है। तो हम्म। ये सोचना कि मैं किसी को हर्ट ना करूं, इसको हम साइकोलॉजिस्ट इरेशनल कहते हैं, क्योंकि हम्म। जिंदगी में ऐसे कई मकाम आते हैं जब लोग हर्ट हो जाते हैं, जब भी हम अपनी बाउंड्रीज लगाते हैं। हम्म। हम्म। तो ये वैल्यू नहीं हुआ, ये कंडीशनिंग हुआ। अच्छा। और मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं, जहां मैं लेक्चरिंग के लिए जाती हूँ, जो वेबिनार्स करती हूँ वगैरह, 99% लोगों को पता नहीं है कंडीशनिंग और वैल्यूज में डिफरेंस क्या है। हम्म। तो इंसान, वैल्यूज वो होते हैं दो तरीके के, एक होता है फंक्शनल वैल्यूज, एक होता है डिसफंक्शनल वैल्यूज। अच्छा। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगी, थॉट स्पीच बिहेवियर एक्शन में आप सोच समझ के निर्णय लीजिए। आप एक ब्लाइंड फॉलोअर ना बनिए। कूल लगने के लिए गलत चीजों को मत करिए टू अपियर कूल, चाहे वो हम्म। एक्सेंट हो, कपड़े हो, कुछ भी हो। और अगर आपको कोई, अगर आप जैसे हैं, आप जेन एक्स की तरह आपका बिहेवियर है तो कोई बात नहीं। हम्म। जेन जी है, डोंट ट्राई टू फिट इन, डोंट, आपको एक किसी और की तरह बनने की जरूरत नहीं है। किनले भी है, एक्वाफिना है, लेस है, हर तरह घर में भी चिप्स बनता है। दाल मखनी बाहर नहीं बनता है, घर में भी बनता है, राइट? तो हाँ। आपको अपना आइडेंटिटी मेंटेन करना आना चाहिए, और अपने आप को सबसे इंपॉर्टेंट बनाना चाहिए। अपनी जिंदगी आपको अपने वैल्यूज और अपने ब्लूप्रिंट पर ही चलनी चाहिए। तो समझदार रहिए, चौकन्ना रहिए, कंपैशन यूज कीजिए, लेकिन याद रखिए कि अगर आप खुश हैं तभी खुशी बांट सकते हैं। एक दुखी इंसान कभी खुशी बांट नहीं सकता। सुपर। बहुत पावरफुल और बहुत महत्वपूर्ण एडवाइस आप दिए हैं। और कैसे लगा आपका एक्सपीरियंस टीजीवी हिंदी में? मुझे लगा नवीन जी कि आपके सवाल बहुत ही रेलेवेंट थे, बहुत ही डीप थे, अच्छे थे। और मेरा जो विजन है कि मैं इस टॉपिक को लोगों के पास लेकर जाऊं, उसमें आपने जो ये शो करके जो मदद या फिर जो इम्पैक्ट आप हम्म। करने वाले हैं, हम्म। आपको अंदाजा भी नहीं है कि इससे कितने लोगों का मदद होगा। तो सही है। डेफिनेटली उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ, हम्म। और बहुत खुश हूँ कि हम ये शो कर रहे हैं। बहुत अच्छा हम्म। लगा मुझे यहाँ। मैं भी बहुत खुश हूँ। और आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कविता जी। फिर से हम इंग्लिश में भी मिलेंगे और तेलुगु में भी, अगर पॉसिबिलिटी है तो। और दूसरा टॉपिक्स भी फ्यूचर में कवर करेंगे। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वंस अगेन। जी, धन्यवाद। तो
दोस्तों ये था हमारा आज का एपिसोड कविता पानियम जी के साथ। और आखिरी के भाग से पहले एक विनती है, अगर आपने अब तक टीजीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है तो अभी कर लीजिए, जहां से आप ट्यून किया है, स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट, गाना डॉट कॉम या यूट्यूब। अगर आपको ये श्रृंखला यानी एपिसोड पसंद आया तो अपने 3 करीब के लोगों से शेयर कीजिए, शायद वो फैमिली मेंबर हो या कलीग हो, दोस्त हो, जो जो भी हो, क्योंकि उन्हें भी इससे कोई फायदा हो या कोई टिप्पणी उन्हें भी पसंद आए और आपके दोस्तों को कुछ नया सीखने को मिलेगा और हमें नए सब्सक्राइबर्स मिलेंगे। धन्यवाद। तो आज चलिए हम सामान्य ज्ञान सुनते हैं। और आज के सामान्य ज्ञान है कि कोडिपेंडेंसी के बारे में कविता जी ने बहुत सारा लाइव एग्जाम्पल्स और बहुत सारा इंफॉर्मेशन दे चुके हैं। मैं थोड़ा मेट्रिक्स देना चाहता हूँ कोडिपेंडेंसी के बारे में। एक कोडिपेंडेंसी हमारे पॉपुलेशन में लगभग 10% का इंडिविजुअल्स में ये कोडिपेंडेंसी रिलेशनशिप का इफेक्ट है, इसका इम्पैक्ट है। और स्टडीज प्रूव करता है कि कोडिपेंडेंसी ज्यादा से ज्यादा विमेन में होता है, विथ अप्रोक्सीमेटली 75% कोडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स और महिलाओं है, राइट। एंड इसके ये सहनिर्भरता का मानसिक स्वस्थ और गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। और सह आश्रित संबंधों में रहने वाले लगभग 60% व्यक्ति अवसाद लक्षणों का अनुभव करते हैं। तो ऐसा कोडिपेंडेंसी रिलेशनशिप का यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड। एंड अगर कुछ प्रॉब्लम है तो हम कविता पानियम जी जैसा एक्सपर्ट्स को अप्रोच करना है। और कविता जी का वेबसाइट और उसका ईमेल एड्रेस हम शो नोट्स में इंक्लूड किए हैं और एपिसोड डिस्क्रिप्शन में भी है। अगर आप उनको कांटेक्ट करना है तो ज़रूर उसे मिलिए। और यही मेरा कोशिश है कि ऐसे कविता जैसे कोच आपके मदद कर सके तो आपका ज़िंदगी बहुत कुछ बेहतर हो सकता है। तो आज के लिए यहीं पर समाप्त करते हैं। और अगर आपको कोई प्रतिक्रिया यानी सजेशंस है या अगर आप किसी को हमारे मेहमान जैसे बुलाना चाहते हैं तो हमें ज़रूर ईमेल करिए। हमारा ईमेल एड्रेस tgvhindi@gmail.com। मैं हूँ नवीन समला, आपकी हमसफ़र। यही उम्मीद है कि हमारे ये कोशिश कई लोगों की ज़िंदगी में कुछ अमूल्य बातें पहुँचाए। और टीजीवी हिंदी में ट्यून करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और दोस्तों टीजीवी इंग्लिश और तेलुगु में भी उपलब्ध है। अगर आप स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट, नहीं तो गाना डॉट कॉम, यूट्यूब या कोई भी आपका पसंदीदा पॉडकास्ट में दी गाइडिंग वॉइस आप सुन सकते हो, तेलुगु, हिंदी और इंग्लिश में। तो टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए देखते रहिए, सुनते रहिए टीजीवी हिंदी। और दूसरे एपिसोड में दूसरे मेहमान के साथ मिलते हैं। जब तक नमस्ते, टेक केयर गाइस।